बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस के अंदर दो मज़ीद अहम अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजिम अमजद के हवाले से है और एक माली के हवाले से है। अच्छा, गुज़िश्ता वीडियोज़ में चूँकि इस केस को हम थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं और मैं आपको इसमें होने वाली हर तब्दीली के बारे में बताती हूँ। और जो बड़ी तब्दीली जो है वो सामने आई थी जब डॉक्टर ताहिर ज़हूर, जो कि थेरेपी वर्क पार्क के CEO है, उन्होंने पहली बार एक रिटन दरख्वास्त दी और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तुझे मुकदमा दर्ज कराना चाहता था, लेकिन थाना कोसार की जो पुलिस है उसने मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया। और ये सब कुछ वो उस वक्त करते हैं जब उनका नाम इस मुकदमे में आ जाता है, जब उनको जेल की हवा खानी पड़ जाती है, जिसके बाद बड़ी ही मुश्किलों से उन्हें ज़मानत पर रिहाई मिलती है। और उसके बाद दोबारा से उनके लिए एक दरख्वास्त जो है शौकत मुक़द्दम साहब के जो वकील हैं उनकी तरफ से दायर कर दी जाती है कि जो इनको ज़मानत पर रिहाई दी गई है, ज़मानत को मनसूख किया जाए। इन तमाम तर हालात में फ़ाइनली उनको पता लगता है कि अब उनको अपना साथ देना है और वो जो साथ जिसको कि वो निभा रहे थे, अब उसको उन्हें समझ आ गई है कि मज़ीद उसको नहीं चला सकते, नहीं साथ लेकर चल सकते। ऐसे में उन्होंने दरख्वास्त दी कि हम तो पहले ही मुद्दई बनना चाहते थे, हमारी दरख्वास्त जो है वो नहीं ली गई, नहीं उसे नोट किया गया। उसके बाद उन्होंने पूरे का पूरा वो वाक़या बयान किया कि किस तरह से हम वहाँ पर गए, हमें लाइल्मी में रखा गया, वहाँ हथियार, उसके पास हथियार मौजूद था, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तमाम बातें उन्होंने उसे मेंशन किया, जिस पर कि अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं और जवाब भी थाना कोसार की पुलिस से तलब कर लिया है। अब ऐसे में इससे पहले आपको याद है कि जो डॉक्टर वामिक हैं, जो कि इनकी टीम का हिस्सा है, जो कि साथ गए थे, टीम के साथ गए थे और उन्होंने पूरी कहानी बयान की थी, वो भी कहानी मोर और लेस यही थी और ये तमाम तर बातें उन्होंने कही। और मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि ये अब एक सिलसिला शुरू हो गया है, अब आप देखिएगा एक के बाद एक सामने आएगा और उसी स्टोरी को रिपीट करेगा। और ख़ास तौर पे जो थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन हैं, उन्हें चूँकि अब नज़र आ गया है कि वो तो बुरे फंसे हैं, लेकिन हमें न ले डूबे, इसलिए वो अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर लेंगे। इससे पहले शौकत मुक़द्दम के जो वकील हैं उनको इनके ऊपर एतराज़ात भी थे कि अगर ये लोग गवाहान बनेंगे, थेरेपी वर्क पार्क के मुलाजमीन जिन्होंने अभी तक किसी भी किस्म का केस जो है वो तक नहीं दायर करवाया, ना उस दिन की कोई गवाही दी है, तो ऐसे में वो हमारे केस को गवाह बनकर ख़राब कर सकते हैं। ऐसे में उनके गवाह बनने पर एतराज़ात हैं शौकत मुक़द्दम साहब और उनके वकला की टीम को। ये तो तमाम तर मामला अभी तक आपको मालूम था। अब जिस वक्त हमने देखा कि डॉक्टर ताहिर जो है उन्होंने एक अपना बयान दिया, अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, एक स्टेटमेंट दी, अदालत में जमा कराई, उसके बाद अब अगला बंदा यानी कि अमजद वो शख्स जिसको कि ज़ख्मी किया गया, जिसके पेट में छुरी घोंपी गई, जिसको कि पहले हॉस्पिटल, एक सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर कहा जाता है कि ये इसके साथ कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट है, जिसकी वजह से ये ज़ख्मी हुआ है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देते हैं कि ये कोई पुलिस केस लगता है, जिसके बाद इसको पिम्स ले जाया जाता है। पिम्स में भी ये बताया जाता है कि एक नशई ने इस पर अटैक किया है और यहाँ पर भी मेडिको लीगल रिपोर्ट MLC जैसे कि कहा जाता है वो उस वक्त प्रोड्यूस नहीं कराई जाती है, जिस पर कि एतराज़ उठाया गया था शौकत मुक़द्दम साहब के वकील की तरफ से और ये कहा गया था कि इन्होंने वहाँ पर झूठ बोला, वहाँ पर गलत बयानी की और इस चीज़ को नोट किया जाए, इनकी बददयानती जो है यहाँ से ज़ाहिर है। अब पहली बार अमजद नामी उस शख्स का बयान जो है वो सामने आया है और वो क्या है, उसने एक दरख्वास्त दी है DC इस्लामाबाद को, तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अपना मुद्दा मुसलसल दूसरे लोगों पर डाला जा रहा है। डॉक्टर ताहिर ज़हूर ने पूरा मुद्दा जो है थाना कोसार की पुलिस पर डाल दिया, जहाँ पर डॉक्टर ताहिर ज़हूर जैसे एक बासर शख्स की दरख्वास्त को टर्न डाउन किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। ये बात जो है ये समझ से बालातर है और ये बात जो है समझ तब आती है जब आपको ये समझ आती है कि चूँकि अब वो एक्यूज़्ड हो गए, उसके बाद उनकी ये दरख्वास्त देना बनती थी, क्योंकि उन्होंने अगर ये नहीं कराया था तो वो फिर गवाह नहीं है। अब वो गवाह बनना चाहते हैं ताकि अपने आप को बचा सके इस तमाम तर केस में। लेकिन यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि अब उनका गवाह बनना जो है वो मैटर तब करेगा कि अगर तो उन्होंने गवाह बनने के लिए दरख्वास्त जो है एक्यूज़ यानी कि मुल्ज़िम नामज़द होने से पहले दी होगी तो फिर तो उसकी अहमियत है, लेकिन अगर मुल्ज़िम नामज़द होने के बाद दी है तो उसकी अहमियत और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मुतासिर होगी। अब क्या हुआ कि अमजद ने DC इस्लामाबाद को जो दरख्वास्त दी उसने भी अपने ऊपर से मुद्दा उतारा, जिसका डॉक्टर ताहिर ज़हूर ने उतारा। और इधर यहाँ पर अमजद कहता है कि नंबर 1 9 पॉइंट्स हैं इसके दरख्वास्त के, जिसमें पहली बात तो ये कहता है कि पिम्स हॉस्पिटल की बनाई गई MLC रिपोर्ट में करेक्शन करवाना चाहता हूँ।
पिम्स अस्पताल ने यानी कि उसके बकौल मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो तैयार की थी। अब मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो इस केस में ना होना ही तो सबसे बड़ा मुद्दा था। अब क्या है, ये कहता है अमजद के थेरेपी वर्क में मैं बतौर मेडिकल अटेंडेंट काम कर रहा हूँ। वकूए के रोज़ अपनी टीम के 4 मेंबर वाहमिक रियाज, समर अब्बास, अब्दुल हक और दलीप कुमार के साथ में ज़ाहिर जाफ़र के घर गया था। फिर वो ये कहता है कि ज़ाहिर जाफ़र ने मुझे खंजर के वार से ज़ख्मी कर दिया, थोड़ी के नीचे और पेट के निचले हिस्से पर जख्म आए। अस्पताल में मैं ज़ेरे इलाज रहा। अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप में भी ये बात दर्ज है। अब वो ये कहता है कि आउटडोर स्लिप में वाज़े लिखा है कि मेरा केस MLC का था, यानी कि मेडिको लीगल केस था, यानी कि एक केस ऐसा जिसमें कि लीगल मैटर्स इन्वॉल्व है। CMO ने गलत तौर पर RTA यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस बनाया। अब वो ये कहता है कि जिसे RTO लिखा गया वो उन्होंने खुद बनाया, वो मैंने नहीं बनाया। जबकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, आगे तो अदालत का काम इन तमाम चीज़ों को जज करना, लेकिन RTO एक ऐसा केस जिसको पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी ये कह के टर्न डाउन कर चुका है कि ये पुलिस केस लगता है, जिसमें बंदे को खंजर लगा है, उसके खंजर के निशानात हैं, इसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिनको कि फुलफिल करना है। और जब वो आउटडोर में जाता है तो वहाँ पे यही नोट किया जाता है और ये कहते हैं कि जी देखिए वहाँ पे ये नोट हुआ, लेकिन वहाँ पे नोट हुआ क्योंकि वहाँ पे ऐसा नोट होता है। जब आप OPD में जाते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे नोट की जाती है। उसके बाद RTO ज़्यादातर लोग खुद बनवाते हैं, ये खुद बनवाया गया RTO होता है। RTO का मतलब क्या है कि ये रोड ट्रैफिक RTA माजरत के साथ RTA इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA। ये कहता है कि जी CMO जो है वहाँ पे जो ड्यूटी पे थे, CMO की तरफ से ये जो है गलती से ये केस RTA का बनाया गया है, जबकि मेरा केस MLC का है, इसको MLC में तब्दील किया जाए, जिससे केस को RTA में तब्दील कर दिया गया। आज तक मुझे कोई MLC जारी नहीं की गई ताकि मैं अपना कोई लीगल एक्शन ले सकूं। रिपोर्ट को दुरुस्त किया जाए, RTA को MLC में तब्दील किया जाए। जनाब, आपको बड़ी देर से ख़याल आया, आपको ये ख़याल इसलिए आया क्योंकि अब आप लोग गवाह वाकई बनना चाहते हैं। पहले आप लोग गवाह नहीं बनना चाहते थे क्योंकि शायद अंदाज़ा था कि जेबें जो हैं वो गर्म की जाएंगी, लेकिन जब इनको पता लगा कि लेने के यहाँ देने पड़ गए, यहाँ जेब गर्म होना तो दूर की बात, यहाँ हम उल्टा खुद ही जेल की हवा खा रहे हैं। हम यहाँ पर कैद हैं, वो भी कैद हैं, और जो कैद हैं वो अपना नहीं जब कुछ कर पा रहे तो हमारा क्या कुछ करेंगे। तो फिर यहाँ पर इनको अक्ल आती है और वो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में बताया, जो पिम्स में बताया, जो रिपोर्ट तैयार करवाई, अब अपनी ही तैयार करवाई हुई रिपोर्ट को अमजद नामी ये जो वर्कर है कह रहा है कि हमने तो इसको MLC बताया था, ये MLC का केस था, वहाँ पर उन्होंने गलती की है। तो फिर या तो जज साहब जो है जिस शख्स ने ये गलती की है उसको पकड़े और उसको भी इनके साथ अंदर करें, वरना शायद वो शख्स भी इनके लिए कोई आसानी पैदा करेगा। अदरवाइज़ वो भी जब देखेगा कि मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी तो वो फर सच बता देगा। आगे चलते हैं। ये तमाम तर मामला आपके सामने, आपको मालूम ही है कि इसके साथ क्या कुछ हुआ था, पूरी डिटेल जो है वो भी मैंने आपको बता दी। अब दूसरी खबर की तरफ आती हूँ। माली जान मोहम्मद जिसके बारे में इनिशियली हमें ये बताया गया था, पहले तो इसका नाम कहीं दूर दूर तक इस केस में था ही नहीं। उसके बाद जब ये कहा जाता है कि ये 48 घंटे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसका फोटोग्राफिक टेस्ट होता है, सारा कुछ फॉरेंसिक होता है, उसके बाद एक नया करैक्टर सामने आता है, माली जान मोहम्मद। इसकी गिरफ्तारी डाली जाती है जो कि बताया जाता है कि रूपोश था इस वाक़े के बाद से। माली जान मोहम्मद बताता है कि मैं घर के बाहर काम कर रहा था, मुझे जो है ये ज़ाहिर जाफ़र जो है ये नज़र आया, ये किस तरह से नूर बीबी ने ऊपर से छलांग लगाई, उसके बाद वो छुप के कैबिन में ये ऊपर से नीचे आता है, उसको बालों से पकड़कर और हंसता हुआ ऊपर ले जाता है, और ये सब कुछ इसने अपनी आंखों से देखा, वो उसने बयान किया। लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और शक व शुबहात का ये इजहार होता है कि शायद ये भी इस पूरे प्रोसीजर में शामिल है, शायद जो एक और हेल्प की एक सूरत नज़र आती है ज़ाहिर जाफ़र के साथ वो माली भी हो सकता है। फिर ये भी गुमान किया गया कि शायद जो वीडियोज़ अभी तक सामने आई हैं, CCTV फुटेजेस सामने आई हैं, उसमें शायद इसका कोई किरदार नज़र आता है। लेकिन अब जो माली जान मोहम्मद है उसके लिए एक बड़ा वकील जो है कर दिया गया। जी हाँ, ये वो वकील है जो इस्मत आदम जी और ताहिर जाफ़र का वकील है, और ये वो वकील हैं जो जिनका के बड़ा नाम है। इनका फौजदारी मुकदमात के हवाले से एक बहुत बड़ा इनका नाम है। राजा रिजवान अब्बासी वकील हैं, बड़ी इनकी हैवी पे होती है, काफ़ी अच्छे खासे पैसे ये लेते हैं, और अब यही वकील माली जान मोहम्मद के हैं। यहाँ पर लोगों ने ये सवाल किए कि इस कदर महंगा वकील माली जान मोहम्मद कैसे अफोर्ड कर सकता है, और एट द सेम टाइम जब 2 दीगर मुलाजमीन जो हैं वो जेल के अंदर है, उनका कोई ऐसा बड़ा वकील नहीं। इन 2 मुलाजमीन में एक चौकीदार और एक खानसामा है। अब माली जान मोहम्मद के लिए ये वकील राजा रिजवान अब्बासी कहते हैं
کہ مالی جو ہے مانسہرہ کا رہائشی، غریب گھرانے سے تعلق، تفتیش میں اس کا نام نہیں تھا، تفتیشی افسر نے پریشر میں آ کر بعد میں اس کا نام شامل کیا ہے۔ درخواست میں مالی جو ہے اسے یہ کہا ہے لوکل پولیس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ جھوٹے اور لغو قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ گھر کے اندر وقوع ہوا تھا، دروازہ اندر سے لاک تھا، مالی گیٹ کے باہر تھا، الزامات کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ مالی جان محمد نے تھیراپی ورکس کے ملازمین کی ضمانت کے فیصلے کو بھی پٹیشن کا حصہ بنایا۔ جی ہاں، جو وکیل صاحب ہیں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ جب ایک فیصلہ آتا ہے اس کے بعد دیگر فیصلوں کو بھی اس سے جج کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات دیگر فیصلوں پر بھی ہوں گے۔ جس وقت ان تھیراپی ورک پارک کے ملازمین کو ضمانت دی جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اگر ضمانت ملی ہے تو پھر تو عصمت آدم جی اور طاہر ذاکر جعفر کی ضمانت بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ تو کراچی میں تھے اور تھیراپی ورک پارک کے ملازمین تو یہاں پر موجود تھے۔ اگر ان کے درمیان گفتگو تھی تو گفتگو طاہر ظہور کی بھی تھی اور ذاکر جعفر کی بھی تھی، ان دونوں کی آپس میں گفتگو تھی۔ تو اگر ذاکر جعفر کو گفتگو اور ٹیلی فونک باتوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے تو پھر طاہر ظہور کو بھی پکڑا جانا چاہیے، اور اگر طاہر ظہور کو ضمانت ملی ہے تو ان کو بھی ملنی چاہیے۔ اب اسی بیس کی بنیاد بنا کر مالی جان محمد کے وکیل نے یہ درخواست کی ہے کہ چونکہ تھیراپی ورک پارک کے ملازمین کو اس کیس میں ضمانت دی گئی ہے، جو کہ گھر کے اندر بھی گئے اور اوپر بھی گئے، تو ایسے میں یہ مالی جو کہ گیٹ کے باہر تھا، گھر کو لاک لگا تھا، اس کو بھی ضمانت ملنی چاہیے۔ یہ جو ہے اس کیس میں اس کو شامل کرنا جو ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب یہ تمام تر جو معاملات ہیں، نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھیراپی ورک پارک کے ملازمین کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہیں جاری کیے ہیں تمام نوٹسز، اور ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل صاحب نے 3 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے، جبکہ ایڈوکیٹ شاہ خاور کا کیس بھرپور طریقے سے لڑنے کا فیصلہ ہے۔ اب ضمانت پانے والے جو تھیراپی ورک کے 6 لوگ ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس میں اب درخواست جو ہے وہ 22 ستمبر کو سماعت ہوگی، اور یہ درخواست وکیل شوکت مقدم کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور جسٹس عامر فاروق جو ہیں اس کی سماعت کریں گے۔ تو یہ ہے اب تک کی اپڈیٹس، خاص طور پہ امجد کا بیان، ڈاکٹر طاہر ظہور کا بیان، ڈاکٹر واہمک کا انٹرویو، آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اب کیا ہو رہا ہے، معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے گواہ بننے کو کسی طور تیار نہیں تھے اب وہ منتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں گواہان کی فہرست میں شامل کیا جائے، لیکن انہیں گواہان کی فہرست میں شامل کرنے پر بہت اعتراضات ہیں شوکت مقدم صاحب کے وکلاء کی طرف سے۔ یہ ہے اب تک کی تمام تر ڈیٹیلز اس کیس کے حوالے سے۔ تمام ڈیٹیلز اس کیس کی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان ڈیٹیلز کے اندر آپ 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹ بائی ڈیٹ تمام حالات و واقعات کو جب جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کیس اب تک کہاں پہنچا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی میں نے ویڈیوز کی ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے مس آؤٹ کیا ہو، اس لیے آپ ان ویڈیوز کو فالو کر کے اس کیس کو مکمل طور پہ جان سکتے ہیں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔